ठीक है। सो अभी तक हमने बेसिकली एक ही क्रिएट कमांड को यूज़ किया था जस्ट टू क्रिएट द डेटाबेस। अभी हमें क्या करना है, टेबल्स भी क्रिएट करने हैं। तो याद रखना, एक डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होते हैं और हम कौन सा तरीके का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, RDBMS, दैट इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप पिछले साल लेक्चर क्लियर है। सो मुझे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, रिलेशन का मतलब होता है जो भी डेटा स्टोर होता है वो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। सो अब मुझे क्या चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है लास्ट टाइम कि मान लो मुझे ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स या फिर शॉपिंग नाम का क्या चाहिए होगा, एक डेटाबेस चाहिए होगा। तो ये डेटाबेस बना हुआ है, मैं दोबारा इसको क्रिएट करने की कोशिश करूँगी तो ऑब्वियसली आई विल गेट एन एरर। अगर तुम्हें देखो, मैं हमेशा तुम्हें ये चीज़ बोलती हूँ, चाहे वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, अब चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, अगर तुम्हें किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी चीज़ को, अगर वो प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर वर्ल्ड में है, उसको सीखने का एक ही तरीका है, द बेस्ट वर्जन एवर। एरर्स को पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बोलते हो सॉल्व करने के लिए, मैं सॉल्व कर देती हूँ। पहले नंबर पे क्या चेक करती हूँ, मैं एरर चेक करती हूँ, फिर मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे किसनी लाइन में एरर है। बहुत मीनिंगफुल होते हैं, वो बता भी देगा कि कांट क्रिएट डेटाबेस शॉपिंग प्रोडक्ट, डेटाबेस क्या है, एग्जिस्ट है। क्लैरिटी हुई। अब जैसे मान के चलो मैं ये कर रही हूँ, एक और डेटाबेस बना रही हूँ, क्रिएट डेटाबेस DB, और ये भी एग्जिस्ट होगा। मैं DB10 बना देती हूँ, 101। अब मान लो ये मैंने अभी क्रिएट किया, अगर मैं इसके अंदर कोशिश करूँ टेबल क्रिएट करने की, क्रिएट टेबल, और मैंने क्या किया, टेबल का एक नाम लिखना होगा। तो टेबल का नाम मान लो फिलहाल के लिए मैं टेस्ट, अभी तो मैं सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के लिए डेटाबेस बना रही हूँ, टेबल बना रही हूँ, फिर हम एक मीनिंगफुल टेबल बनाएंगे। मैं हो सकता तुम्हें टेस्ट T1 T2 नाम का कोई टेबल बना के दूँ। तुम लोगों ने जितने भी टेबल बना रहे हैं दे ऑल मस्ट बी मीनिंगफुल, क्योंकि तुम एक्चुअल डिजाइन कर रहे हो। तो टेस्ट लिखा मैंने टेबल का नाम। अब मुझे क्या करना है, कॉलम नेम फर्स्ट देना है। तो मैंने कहा मेरे पास क्या होगा, हर टेबल के अंदर एक आईडी जनरेट होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। तो मैंने लिखा आईडी। अब आईडी के अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, वो मुझे क्या देनी है, स्पेसिफाई करनी है। आईडी कौन सी होती है, इंटीजर टाइप की। तो मैंने इसमें क्या लिख दिया, INT, इंटीजर। फिर मुझे क्या चाहिए, एक नेम चाहिए होगा, और वो नेम मुझे किस में चाहिए, varchar में चाहिए, और varchar का एक साइज भी होगा। अभी के लिए सिर्फ इतनी ही ये दो चीज़ें। अभी varchar क्या होता है उसको समझते हैं। तो नेम क्या होगा, उसके अंदर क्या स्टोर होगा, टेक्स्ट स्टोर होगा। ठीक है जी। अगर ईमेल आईडी होती तो ईमेल आईडी के अंदर क्या होता था, नंबर होने थे, स्पेशल सिंबल होते, टेक्स्ट भी स्टोर होने थे। उस केस में भी मैं क्या यूज़ करूँगी, varchar ही यूज़ करूँगी। जब मुझे पता है मेरे इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर नेम या ईमेल या कुछ भी, उसके अंदर क्या आएगा, अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, नंबर भी आ सकते हैं, और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं। नेम के अंदर नंबर्स का कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं उसको क्या लिखूंगी, varchar लिखूंगी। ऑलमोस्ट तुम सब लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ के आए हो। तुम्हें पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए वो एग्जिस्ट है स्ट्रिंग डेटा टाइप। उस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया गया है varchar से इन SQL, गेटिंग माय पॉइंट। और उसका हमें एक साइज देना, और वो साइज कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए फ्रॉम 255। मिनिमम कितना साइज रहेगा, 0। मैक्स कितना रहेगा, 255। 256 लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है कि SQL वर्कबेस तुम्हें एरर ना दे, बट जो कंपनी के स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो तुम्हें एरर दे सकते हैं, और देने भी चाहिए। कितना बड़ा नंबर स्टोर कराओगे, मेमोरी की भी तो कोई लेंथ होती है कि नहीं, कोई लिमिट होती है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, उसने मुझे फिर एरर दिया, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो बाय डिफॉल्ट DB टू बी यूज्ड बाय डबल क्लिकिंग द नेम इन द स्कीमा। स्कीमा मुझे कहाँ पे मिलेगा जी, मुझे स्कीमा यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मैं किसी को भी क्लिक करके मैं क्या कर सकती हूँ, एक डिफॉल्ट स्कीमा चूज कर सकती हूँ। तो मुझे करना ही नहीं, मुझे ये करना है, ऑर्गेनाइज करना है जो चीज़ें मैं खुद बना रही हूँ। ये था माई SQL वर्कबेंच में। अगर आप कई बार ओरेकल में काम करोगे और अगर आपने टेबल बनाने से पहले डेटाबेस यूज नहीं किया, तो क्या करेगा, आपके बनाए हुए टेबल को मास्टर नाम के डेटाबेस में स्टोर करेगा। दिस व्हाट ओरेकल डज।
और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अगर आपने डेटाबेस को यूज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट होता है? तो वो सिलेक्ट होता है मास्टर नाम का डेटाबेस। क्या बिट बिट नहीं है, बिट बाइट वाला सिस्टम भी करेंगे, आर्किटेक्चर में समझेंगे। ये बिट बाइट नहीं है, ये स्टोरेज है। ये स्टोरेज है पर ये बिट बाइट वाला साफ नहीं है। मतलब है बिट बाइट वाला बट उस लेवल का नहीं है जितना शायद आप सोच रहे होगे कि जैसे होता है इंटीजर 32 बिट वाला सिस्टम, एग्जैक्ट वो नहीं है। मेरे पास इतना बना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा DB101। इसको मैंने कुछ गलत लिखा शायद, अननोन DB1, अच्छा मैंने L दे दिया शायद। एग्जैक्टली जो लिखोगे वही चलना है। ये चला और क्या करेगा? टेबल आ देगा। एंड व्हाट इफ आई वांट टू चेक टेबल इज क्रिएटेड in the मैं जहाँ भी DB लिख रही हूँ उसका मतलब डेटाबेस होगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा डेटाबेस जो मैंने बनाया क्या उसमें टेबल्स बने भी है या नहीं बने। तो वो मैं चेक कर सकती हूँ यूजिंग शो टेबल। याद रखना, तुम डेटाबेस के अंदर जो काम कर रहे हो पहली कमांड क्या नहीं चाहिए यूज, उसके बाद तुम जो मर्जी लिखो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो शो टेबल जैसे मैंने किया उसमें मुझे कौन सी लिस्ट दे दी? उसके अंदर एक है टेस्ट, उसके अंदर है। क्लैरिटी हुई? बात समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर? अब मुझे सेकेंड लॉजिक क्या चाहिए? क्या इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं? पहले भी बताया था मैटर करता है। लाइन ऑफ ऑर्डर मैटर करता है। तो मैं अगर इस लाइन को उठा के सबसे यहाँ बीच में कहीं पे भी लिख दूँ तो वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर एग्जीक्यूशन करती है, ऑर्डर ऑफ लाइन में मैटर करती है। यानी कि ऐसा मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है कि अगर मैंने यूज DB ऐसे लिखा है तो उसके बाद ही मुझे क्रिएट कमांड लिखनी है। होता है लेकिन आगे चल के मैंने ऐसा बहुत यूज करना है। मेरी आधी कमांड्स नीचे होगी और आधी मेरी कमांड्स ऊपर होगी और मुझे जरूरत पड़ेगी आगे पीछे लाइन्स को चलाने की। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था और अगर इस डेटाबेस को, शॉपिंग वाली डेटाबेस को आप अगर अपनी स्क्रिप्ट से हटा दोगे, ये एक्चुअली स्क्रिप्ट है आपकी, ये क्वेरी वाली स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ ना क्वेरी, अगर आप यहाँ से उसको कट कर दोगे, हटा दोगे, तो इफ यू थिंक कि आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, हार्ड डिस्क में बन गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग ऑन अ सिंपल फाइल एंड ऑन अ सर्वर। जो भी सीक्वल का काम किया जाता है वो किसी फाइल पे नहीं होता, वो डायरेक्ट सर्वर पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है, जो भी सी या डी ड्राइव पे आप काम कर रहे हो। थर्ड, अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये सारी स्क्रिप्ट रहे, डे बाय डे आपने काम किया, आप क्या करो, किसी भी फोल्डर पे जाके अपना सीक्वल का फोल्डर बना दो, अपनी फाइल को सेव कर लो, उसकी एक्सटेंशन सीक्वल फाइल रहने दो और यहाँ से उसको क्या कर लो, सेव कर लो। सिंपल सा लॉजिक। तो आपके पास डे बाय डे का काम भी रहेगा। हो सकता है कि आपके वर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्वर नहीं चल रहा, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो आपके पास काम भी रहेगा। क्लैरिटी हुई सबको? बात समझ में आई? ठीक है। तो हम एक ट्राई करेंगे एक अच्छा सा डेटाबेस बनाने की। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं लिखूँगी क्रिएट डेटाबेस और शॉपिंग तो मेरे पास बना हुआ था, शॉपिंग प्रोडक्ट्स। तो मैं क्या करूँगी, इसी को यूज़ करूँगी। मैंने कहा यूज़ करो शॉपिंग प्रोडक्ट्स को और मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेरी चलानी पड़ेगी। अब तुमने जितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम किया होगा ये सीक्वल स्पेस पे होगा। तुमने आंखें बंद करके इसके अंदर काम किया ना, कोई क्वेरी नहीं चलाई, कोई काम नहीं किया, तो नहीं ये चलता। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर क्रिएटेबल करना है। अब मुझे तुम लोग बताओ, अगर मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रही हूँ, ई कॉमर्स मतलब समझते ना क्या होता है? क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। ठीक है जी। तो मुझे क्या चाहिए, इस शिपिंग प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो कि शिपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर हम कौन कौन से टेबल्स बना सकते हैं। बताओ जरा।
शिपिंग प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से टेबल्स बनाए जा सकते हैं? दिमाग चलाओ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा जी एंटिटी बोलनी है, कॉलम नहीं बोलनी है। एक पूरा पूरा टेबल बनाना है चीज के बारे में। ये बताओ, प्रोडक्ट वाला टेबल, let's write down the keywords. Very good. Stock, ठीक है जी। शिपिंग डिटेल्स कि कहाँ से कहाँ जाना है, एक होगा शिपिंग डिटेल्स। और क्या बताया था? प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके बारे में ये सारी नॉलेज होगी। डिटेल्स के बारे में लिख दो कि इसको मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है, यहीं पे लिख सकते हैं ना। और बताओ, जहाँ पे जाना है, जब हमने शिपिंग जहाँ पे करी ना, शिपिंग डिटेल्स के अंदर ही एड्रेस है, कहाँ से जाना है, कहाँ से शिप हुए, कहाँ से उसने पहुँचना है। दिमाग चलाओ। और क्या क्या? हाँ, फोन नंबर। बेटा तो फिर टेबल बता रहा है मेरे को कॉलम बता रहा है, मेरे को टेबल चाहिए। फोन नंबर एक पूरी मुझे डायरेक्टरी नहीं बना। सोचो, दिमाग चलाओ। वो स्टॉक नहीं आएगा। वो सॉफ्टवेयर ऐसे बनाने पड़ेंगे जहाँ पे माइनस होके तुम्हें रिडक्ट होके सारा मिल जाए। और टेबल से तुम लोग को सोच रहे, तो जो बात सुनो, तुम्हारा दिमाग देखो, शिपिंग प्रोडक्ट्स है, तुम सिर्फ यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। बेटा प्रोडक्ट्स अपने आप के लिए शिप हो जाएंगे, उस पर काम कौन करेगा? इंसान काम करेंगे ना, एम्प्लॉयज काम करेंगे, तो उसका टेबल कहाँ पे है? एवरी कंपनी वर्क्स विद एम्प्लॉयज या अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डिटेल भी चाहिए हमें, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक मुझे हायरिंग के लिए क्या चाहिए होगा? एक मुझे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वाला टेबल चाहिए। अब बताओ और कौन सा चाहिए? हो गया उनकी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। सैलरी का टेबल वगैरह बन सकता है। बिल्कुल, डिपार्टमेंट टेबल भी बन सकता है। और सैलरी हो गया। तुमने तुम्हारी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, शिप कर रहे हो, किसको कर रहे हो? कस्टमर नहीं चाहिए? और बताओ, कस्टमर ने क्या किया? ऑर्डर किया, ऑर्डर का टेबल बनाओ। हम उसी में डाल दें पेमेंट्स। वो उसी का काम है। फ्री डिलीवरी वो भी इसी का काम है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं ना कि उसकी फ्री डिलीवरी या उसके चार्जेस है, राइट? अब तुम ये देखो, जितनी चीज़ें हमने लिखवाई, ध्यान से नोटिस करना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन बन सकती है। इकल्ले इकल्ले सारे रॉ फैक्ट होंगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन बनानी। बात समझ में आई? जितनी चीजें तुम लोगों को लिखवाई हैं, ये सारे क्या थे? ये सारे एक टेबल का नाम था, जिसको टेक्निकली एक वर्ड से आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? एंटिटी। एंटिटी के एट्रीब्यूट बनते हैं, फोन नंबर, नाम, ईमेल, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, मैन्युफैक्चर डेट, शिपिंग एरिया, ये सारी सिर्फ और सिर्फ इसके एट्रीब्यूट्स हैं, देयर रिस्पेक्टिव एंटिटीज। क्लैरिटी हुई? तो मुझे बस उसी को ध्यान में रख के करना है। मान लो मैंने कस्टमर नाम का टेबल बनाया। अब मुझे बताओ, कस्टमर टेबल के अंदर कुल मिला के कितने ज़्यादा
एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बोलो ज़रा। कस्टमर आईडी, तो मैं उसको कस्टमर भी लिख सकती हूँ, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हो, चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अब वो तुम्हारा काम है, इंटीजर होगा। अब नेम में भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, नेम भी 3 तरह के हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब वो तुम्हें कल्ले कल्ले लेने पड़ेंगे। देन ईमेल आईडी, बिल्कुल। और बताओ, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देती हूँ इंटीजर में। अच्छा, इंटीजर मत लिखना, फ़ोन नंबर को भी वैरक्यार में लिखना, क्योंकि इंटीजर पूरे 10 की लेंथ नहीं दिखाएगा, ठीक है? उसको वैरक्यार में लेना, क्योंकि ये डेटा फिर फेच करना है मुझे फ़ोन नंबर के ऊपर ऐड, मल्टीप्लाई, माइनस या फिर बाय इंक्रीमेंट, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तो मैं इसके अंदर ये चीज़ें ले सकती हूँ। अगर मुझे एक नंबर के ऊपर न्यूमेरिक ऑपरेशन को यूज़ करना है, तो फिर मुझे उसको न्यूमेरिक ही लेना पड़ेगा। फ़ोन नंबर के ऊपर मुझे कुछ कम ज़्यादा तो नहीं करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उसको वैरक्यार में ले सकती हूँ, राइट? बिल्कुल सही, वेरी गुड। और बताओ। देखो, इसके अंदर ना, कस्टमर के अंदर मुझे एक्चुअली वो कॉलम्स रखने हैं जो मुझे उसके बारे में एक्स्ट्रा बताए, यानी कि उसका कंपनी के साथ क्या लिंक है मुझे वो नहीं बताना। कस्टमर टेबल का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ केवल कस्टमर की डिटेल, कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया, क्या नहीं किया, उसने कितने पैसों में ऑर्डर किया, उसकी पेमेंट क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बखरी बखरी चीज़ों को एक ही टेबल में मर्ज नहीं करना। एक डेटाबेस में टेबल बनाते टाइम कोई कंजूसी नहीं करना, सारा काम बड़े ही आराम से करना है। एक एक चीज़ को सिर्फ फिल्टर करके करना होता है ना, छांट के, मुझे तो वही चीज़ करनी है। मुझे उसकी अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे लग सकती है नहीं, अगर वो मुझे देगा तो मुझे उसकी अकाउंट की डिटेल्स चाहिए होगी, अकाउंट डिटेल्स, एग्जैक्टली। क्लैरिटी हुई? जैसे हम सारे मतलब कॉलेज से आए हैं, हमारे कॉलेज की जितनी डिटेल्स होती है, मतलब हमारे जैसे बैंक की डिटेल्स होती है, हमारे कॉलेज वालों के पास जरूर होती है, बिल्कुल वैसे। फॉर दैम वी आर द कस्टमर्स एक्चुअली, तो हमारे पास उनकी सारी क्या होगी, डिटेल्स होगी। क्लैरिटी हुई? बात समझ में आई? तो इतना मैं यहाँ पर अभी टेबल बना रही हूँ। एक चीज़ और याद में रखना, तुम्हारे पास अभी एक एरर भी आ सकता है, यू हैव एरर इन योर सीक्वल सिंटैक्स एरर। बता सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम हुई? क्योंकि तुम लोग भी ऐसे प्रॉब्लम्स करोगे। कहाँ पे? यहाँ पे लास्ट पे, इसी को तुम हटा के क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, और ये क्वेरी चल जाएगी। और अगर मैंने बस कॉमा हटा दिया, हमें देखना पड़ेगा, मैंने बार बार तुम्हें एक चीज़ बोली है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना पड़ेगा। जब तुमने एड्रेस के बाद कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर कॉमा क्यों डाला? हो सकता है गलती से आ जाए, बट अगर तुमने उसने तुम्हें सिंटैक्स एरर दिया, तो तुम्हें लॉजिकली अपने दिमाग से सोचना है, पूरी लाइन को अच्छे से पढ़ना है, तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। ये बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस क्या करना है, शो टेबल्स करना होगा, और मैं देख सकती हूँ कस्टमर क्लियर हुआ। सबको चीज़ की क्लैरिटी आई? चलो नेक्स्ट आगे कमांड्स को कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है जी, ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड को मैं सिर्फ फिलहाल के लिए स्किप कर रही हूँ, क्योंकि हमने पहले ऑल्टर कमांड करनी है, वो मैं बताऊंगी क्यों करनी है। ड्रॉप से क्या होता है, पूरा टेबल डिलीट हो जाता है, पूरा डेटाबेस भी डिलीट हो सकता है, बट मुझे फिलहाल नहीं करना, पहले हम ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना होता है।
So basically, can alter the structure, used to alter the structure of the database. This change could be either to modify characteristics of an existing attribute or probably to add a new attribute. यहाँ पे क्या हुआ? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस, लेकिन मैंने ऐसा कुछ उसकी पेमेंट डिटेल्स के बारे में कह रहे थे, मैं वो डालना भूल गई। एक ये प्रॉब्लम अगर हुई, तो इस प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम ऐड हुई, ऐड करना एक न्यू कॉलम। एक और चीज, कस्टमर आईडी कैसे स्टोर होती है? कस्टमर आईडी स्टोर हो सकती है 1013467, ऐसे हो सकती है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कस्टमर 1001, तो इसमें इंटीजर तो नहीं आएगी, फिर इसमें क्या आएगा? वैल्यू आएगा। तो इसको मुझे टाइप को क्या करना है? मुझे एट्रीब्यूट की टाइप को चेंज करना है। तो मुझे क्या करना है? change the type of the of an existing, वो वैल्यू है ना। तो मुझे क्या करना है? एक एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को भी क्या करना है? चेंज करना है। तो उसको कैसे कर सकते हो? ऑल्टर के साथ। मान लो मुझे ये परफॉर्म करना है, ऐड न्यू कॉलम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑल्टर कमांड लिखनी पड़ेगी, मुझे टेबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर मुझे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, फिर मुझे एक और कीवर्ड जोड़ना पड़ेगा जिसका नाम होता है ऐड। ऐड के बाद क्या लिखना पड़ेगा? कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। कौन सा? अगर मान लो मुझे अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर किस में आएगा? इंटीजर में आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? उसको इंटीजर लिख दिया। क्लैरिटी हुई? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, उसने मुझे क्या दिखा दिया? एग्जीक्यूट करके क्वेरी दिखा दी। अब अगर मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इसके अंदर ये ऐड हुआ कि नहीं हुआ, वो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं टेबल देख रही हूँ, मुझे टेबल की लिस्ट चाहिए, मुझे टेबल के अंदर प्रेजेंट हर एक रो एंड कॉलम चाहिए, तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? उसका स्ट्रक्चर तो चाहिए। ठीक है जी, तो हम लिख देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्क्राइब टेबल नेम नाम के कमांड को यूज करना पड़ेगा। इतना ठीक है जी। तो डिस्क्राइब टेबल नेम मुझे लिखना पड़ेगा। तो टेबल का नाम क्या है जी? सॉरी, डिस्क्राइब, और क्या नाम है इसका? कस्टमर। और ये मुझे मिल गया इसका आंसर। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगी। मुझे मिला कस्टमर आईडी, जो किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की। नेम क्या है? वैरकैट टाइप का। ईमेल आईडी है वैरकैट 255, फोन नंबर 255, एड्रेस 255, अकाउंट नंबर किसका है? इंटीजर टाइप का। इसके अलावा भी अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे नल लिखा आ रहा है। नल सब में नल क्या है? यस। कि क्या ये कॉलम खाली छोड़ा जा सकता है? हाँ जी, खाली छोड़ा जा सकता है। उसके बाद कीज आगे चल के पढ़ोगे, वुड बी द नेक्स्ट चैप्टर। कीज होता है इसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट लगाना। कंस्ट्रेंट आर द रूल्स, ज्यादा कुछ नहीं है। की का मतलब क्या है? रूल्स लगाने। आगे चल के पढ़ेंगे उसको। अभी हमने कोई रूल नहीं लगाया। क्या हमने किसी भी वैल्यू को डिफॉल्ट सेट किया? नहीं किया। मैंने कहा अगर एड्रेस है, मुझे एड्रेस नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरा कस्टमर कहाँ से है। देखो एक कंपनी है, वो कितने 17 to 18 ईयर्स पुणे में एक कंपनी है, उसके साथ क्या कर रही है? अपना कोऑर्डिनेशन कर रही है, उसके साथ कनेक्शन है। लेकिन अगर उसे एक नई कंपनी के साथ कोलैबोरेट करा है,
और वो कोलैबोरेट काम उसने करा है गुजरात में। दो कंपनीज होगी मेरे पास। मैंने कहा गुजरात वाली कंपनी तो मेरे पास नहीं है, तो जहाँ पे मुझे पता है अगर मुझे वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी किसकी वैल्यूज होंगी, पुणे की वैल्यू होगी, क्योंकि मैं 17 to 18 ईयर उनके साथ काम कर रही हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा अगर मैं 17 to 18 ईयर्स पुणे की कंपनी से काम कर रही हूँ तो उसकी वैल्यूज मुझे ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने क्या कहा, मुझे पता है कि वैल्यूज किसकी मेजॉरिटी होगी, पुणे की। तो जहाँ पर मैंने एंट्री नहीं डाली वहाँ पे अपने आप क्या आ जाए, पुणे आ जाए। क्लैरिटी हुई। एक और एग्जाम्पल अगर ये नहीं समझ में, मैंने सिंपल लॉजिक कहा कि मैं एक कंपनी चला रही हूँ, उस कंपनी में मुझे क्या करना है, मेजॉरिटी जो मैंने फ्रेशर्स को हायर किया कहाँ से मिले, गुजरात से मिले। कुल मिला के 3 ही रीजन है मेरे पास, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। अब गुजरात से मुझे 78% के लोग वहाँ से फ्रेशर्स को मैंने हायर किया, बाकी हाफ हाफ मुझे मिल गए पंजाब से, सॉरी अमृतसर से और हरियाणा से। पंजाब और हरियाणा से मुझे मिल गए। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे पता है मेजॉरिटी नंबर किसका है, गुजरात का है, तो मैं गुजरात को डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दूँगी। जहाँ मैंने एंट्री नहीं डाली अपने आप गुजरात आ जाए। जहाँ मुझे पता है दैट दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय बिलोंग्स टू पंजाब और हरियाणा, वहाँ पे मैं एंट्री डालूंगी क्योंकि वहाँ पे नंबर कम है। और जब मुझे पता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है, मैं उसको डिफ़ॉल्ट सेट करती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मान लो कि मेरे पास टोटल कितनी है, जो टोटल एम्प्लॉयज़ मैंने हायरिंग करी है वो है 100। उसमें से 80 पीपल बिलोंग्स टू गुजरात और बाकी के 10 पंजाब और हरियाणा से। तो गुजरात को अगर मैं किसी की भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करूँगी तो मुझे 80 टाइम्स गुजरात खुद से एंटर करना पड़ेगा। तो उसकी जगह मैं क्या कर दूँगी, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दूँगी। क्लैरिटी हुई। इसको भी हम आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। सबको यहाँ तक समझ में आया, क्लैरिटी हुई सबको? दैट्स द ओनली टास्क। चलो अब क्या होता है, टू ऑल्टर एग्जिस्टिंग कॉलम टाइप, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, मॉडिफाई यूज़ करोगे। तो मॉडिफाई में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे था ये नहीं था, ये वाला था। सो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे फिर से ऑल्टर कमांड चलानी है, टेबल लिखना पड़ेगा और मुझे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा और मुझे कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा मॉडिफाई। मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, कस्टमर आईडी को। कस्टमर आईडी कहाँ पे है, ये वाली है। अब कस्टमर आईडी पहले क्या थी, इंटीजर, उसको अब क्या करना है, वैरियर करना है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। वैरियर कितना चाहिए, 255 चाहिए, हो गया। अब क्या करेंगे, डिस्क्राइब कमांड कहाँ पे है, उसको यूज़ करेंगे, लिखी हुई है ना, इसको यूज़ करो, दोबारा नहीं लिखने बैठना। तो मैं चाहो तो मान लो अगर मेरी ये कमांड ऊपर लिखी हुई है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको यहाँ पे भी चला के देख सकती हूँ, तो भी मुझे ये सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको बता रही हूँ एग्जीक्यूशन मैटर करती है, लाइन ऑफ ऑर्डर मैटर नहीं करती। क्लैरिटी हुई। तो ये सीक्वल का काम है। और कहाँ पे गया, कस्टमर आईडी क्या होगी, वैर होगी, अकाउंट नंबर इंटीजर और बाकी सारी क्या है, वैर। सबको ये बात समझ में आई, क्लैरिटी हुई, इसमें कोई डाउट? सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ड्रॉप कॉलम। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट होता है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट। तो मैंने सिंपल से लॉजिक क्या लिखा कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा कॉलम था जो मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, उसको डिलीट करूँगी। इस लाइन को मैं यहाँ से कट करके ना, इस लाइन को मैंने किया कट और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, और मुझे इसको करना है चेंज। कॉलम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने किया ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम। मान लो मुझे इसमें क्या डिलीट करना है,
मुझे इसके अंदर फ़ोन नंबर रीड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप फ़ोन नंबर, और उसने मुझे केस ला के दे दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो मैंने इसको डिस्क्राइब किया, तो उसने मुझे कस्टमर आईडी दी, नेम दी, एंड उसने मुझे दिया ईमेल एड्रेस और अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर क्या हो गया, हट गया। क्लैरिटी हुई, बात सबको समझ में आई? कोई डाउट है जी किसी को? पक्का? ये सिर्फ देखने में सिंपल लग रहा है, जब तुम काम करोगे ना तुम्हें तब समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम इसके अंदर काम करोगे, क्योंकि तुमने आंखें बंद करके काम किया ना, तुमसे होना कुछ भी नहीं है। आंखें खोल के इसके अंदर काम करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें चलेंगी। क्योंकि तुम डायरेक्टली सर्वर पे काम कर रहे हो जो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर है। क्लैरिटी हुई सबको? बात समझ में आई? अब हमारे पास क्या है, एक होती है रीनेम कमांड। इस पीडीएफ में रीनेम की कमांड लिखी हुई है। तुमने टेबल को रीनेम करके आना है कल, ठीक है जी। और एक इसकी तरह कमांड कौन सी होती है, ड्रॉप वाली। ये मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, ड्रॉप तुम लोग खुद करोगे। इसमें क्या होता है, कहते हैं यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। मैंने टेबल बनाया, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे से गलत हो गया, तो मैं क्या करूँगी, उसको डिलीट कर दूँगी। तो अगर मैंने टेबल को ड्रॉप किया तो उसके अंदर का मौजूद डेटा वो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। हम किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो मैंने क्रिएट करा था। बात समझ में आई? क्लैरिटी हुई? कोई डाउट इसके अंदर? और एक कैसे ड्रॉप करते हैं, एक तो आप डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हो और एक टेबल को ड्रॉप कर सकते हो। बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा डेटाबेस बना हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ है, 3 टेबल बने हुए हैं। एक होगा टेबल 1, टेबल 2 और एक होगा टेबल 3। अगर मैंने इसको क्या किया, ड्रॉप किया, तो सिर्फ इसी के अंदर मौजूद जो रिकॉर्ड्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिलीट होगा। क्या इस चीज से बाकियों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, पड़ना भी नहीं चाहिए ना। ऑपरेशन किसके अंदर हुआ है, इसके अंदर हुआ है, बाकी को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने कहा अगर मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो क्या अफेक्ट होगा, टेबल डिलीट होंगे, सारे टेबल डिलीट होंगे। डन? अगर इनके अंदर आपके पास क्या है, रिकॉर्ड्स भी है, तो वो भी डिलीट होंगे। इनका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो भी डिलीट होगा। तो पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। बात समझ में? ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, और ये भी डिलीट, और जो ये डीबी हमारे पास, ये तो पक्का है डिलीट। तो ये फर्क है एक टेबल डिलीट करने में और एक डेटाबेस डिलीट करने में। तुम लोगों का होमवर्क क्या है, तुम लोगों का टास्क क्या है? पहले तो बात बड़े ध्यान से सुन लो। तुम्हारा जो टास्क 0 नंबर 1 है, तुमने जो ड्रॉप कमांड्स है उसको यूज करना है, ठीक है जी। तुम्हारा सेकेंड टास्क क्या है, एक रीनेम करके आना है टेबल को। और टास्क नंबर 3 क्या है, ये तुम्हारा टास्क है बेटा जी। मिल जाएगा तो मिल जाएगा, सारा भेज दूँ। तो ये टास्क नंबर फर्स्ट क्या है, पहले तो जो 2 ड्रॉप कमांड दी है तुमने वो करना है, कोई छोटा मोटा टेबल बना के
जो भी तुम जैसे टेस्ट नाम का टेबल होता है, यूजर नाम का टेबल होता है, कोई डेटाबेस होगा, तुमने वो बनाना है, फिर तुमने इसको रीनेम करना है, और फिर तीसरा क्या होगा, तुमने एक टेबल बनाना है कॉलेज के ऊपर, मतलब तुमने एक डेटाबेस बनाना है कॉलेज के ऊपर। मैं टेबल यहाँ से डाल देती हूँ, create a database based on the college database and make 3 टेबल here। और कॉलेज के अंदर 3 टेबल बनाने हैं, और हर टेबल के अंदर कम से कम 10 कॉलम होने चाहिए। मुझे कोई भी 6 से 7 कॉलम वाला ना दिखे। नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग कॉलेज में पढ़ के आए हो, तुमने सोच सकते हो कि एक टेबल, एक डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल बन सकते हैं, किस तरीके का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म देखा ना सबने, उसी को सोच के आइडिया लगाओ। तुम सारा दिन कॉलेज में घूमते हो, तुमने कितने डिपार्टमेंट देखे हैं, उस डिपार्टमेंट में तुमने कभी अगर लाइब्रेरी गए हो तो बुक इशू या रिटर्न तो करवाई होगी, तो तुमने उसको सोच के देखना है कि रियल वर्ल्ड किस तरीके से चल रहा है, ये इंडस्ट्री लेवल का काम किस तरीके से होता है। आगे चल के विद इन फ्यू डेज, मे बी नेक्स्ट वीक, जब हम डीबी कीज के ऊपर आ जाएंगे, कंस्ट्रेंट के ऊपर आ जाएंगे, तुमने क्या करना है, प्रैक्टिस जो करनी है क्वेश्चंस की, वो सारे में तुम्हें इंटरव्यू के क्वेश्चंस देंगे, बहुत हार्ड होंगे वो क्वेश्चन, तुमने वही कर देना जो इंटरव्यू में यूज होंगे। और ये तुम्हारा बेस है। जिसको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, उसको आर्किटेक्चर तो बिल्कुल ही समझ में आया, क्योंकि वो डिज़ाइन थ्योरी है। डिज़ाइन थ्योरी नंबर 2 होगी। पहली डिज़ाइन थ्योरी हम डीबी डेटाबेस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, और ये दोनों ही थ्योरी जो होगी वो डीबीए लेवल की होगी, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होगी एज आईटी स्टाफ भी होगी, और आप खुद को एज ए डीबीए भी रिप्रेजेंट करोगे, और डीबीए को जो नॉलेज होनी चाहिए वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। क्लैरिटी हुई, बात समझ में आई। अगर करियर बनाना है तो थोड़ा इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। मेरे सबको बात समझ में आ गई ना? अच्छा, ये मैं तुम लोग को भेज दूँ पीडीएफ, हाँ भेज दूँ। कोई ऐसा तो नहीं जो ग्रुप में नहीं है? ओके जी, बाय। ओके जी, बाय।